1861 पुलिस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी कानून व्यवस्था के अलग अलग कानून अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता परिवर्तन के बाद 1857 की क्रांति में कुछ जो देश के गद्दार थे, जिनमें मुजफ्फरनगर से लियाकत अली के ग्रैंडफादर अहमद अली, जो मिस्टर लेक की तरफ से कभी करनाल में अंग्रेज़ों के पक्ष में होकर लड़े थे, उन्हें मुजफ्फरनगर जैसे जनपद और करनाल पूरे के पूरे दे दिए गए थे। वो यहाँ के लगभग 80% के मालिक थे। उसी हिसाब से यहाँ पुलिस का गठन होने के उपरांत उन्हीं की देखरेख में पुलिस की व्यवस्था चलती थी, उन्हीं के सहयोग और मुखबरी से चलती थी। 1861 के पुलिस नियम के अनुसार जो भी सरकारी ज़मीनें थी या सरकारी संपत्तियों का ब्यौरा था, एक ग्रामीण अपराध पंजीकरण पुस्तिका, जिसमें पूरी ज़मीन का पूरा दजकरा, पूरा रेफरेंस होता था। इसीलिए वास्तविक रूप से किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की राजकीय संपत्तियों पर कब्जा करने का साहस नहीं होता था। 1947 के बाद सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव इस बात का रहा, विशेष रूप से प्रशासनिक सार्वजनिक संपत्तियों को कब्जे करने का, IAS, इंडियन एट्रोसिटी सर्विस, इन अधिकारियों ने सभी, चाहे वो पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, सार्वजनिक अन्य उपक्रम, इन पर कब्जा करने की नीयत से पूरी सत्ता का अधिग्रहण किया, पूरी शक्ति का अधिग्रहण किया। आज स्थिति यह, किसी भी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उर्फुद्दीन मोहम्मद के पास अस्पताल, विद्युत विभाग, सार्वजनिक संपत्ति यानी आपके सड़क निर्माण, इन सब का ब्यौरा तो इसके पास है। इन सब के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति इनके पास है। अपने तहसीलदार, SDM, सबसे बड़ा अधिकारी लेखपाल, जिसने सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा, कब्जा कराया, पैसा कमा कर जिला अधिकारी कोष में, व्यक्तिगत कोष में जमा किया, ये प्रमुख सचिव तक पहुंचा, उन्हीं ज़मीनों को अगर 1861 के नियम के अनुसार ग्रामीण अपराध पंजीकरण पुस्तिका के साथ साथ ग्रामीण संपत्ति रजिस्टर को भी मेंटेन किया जाता, तो किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, राजकीय संपत्ति पर किसी का अधिकार करने का, कब्जे करने का की हैसियत ही ना होती। अब मैं आपको एक एक जनपद का, चाहे हजरतगंज की कोतवाली हो, मुजफ्फरनगर की कोतवाली हो, कानपुर की बड़ी कोतवाली, मेरठ की बड़ी कोतवाली, किसी भी कोतवाली, पुलिस ऑफिस, चौकी, पुलिस चौकी, SP ऑफिस के सामने ये, जिसे पुलिस क्लब कहते थे, ये पुलिस की चौकी थी कभी 1905 से पहले। इन पर किसी पर कब्जा करने का दुस्साहस किसी पर न भी नहीं किया। अगर कब्जा किया तो तहसील मुजफ्फरनगर, जो पुरानी तहसील थी, उस जिला अधिकारी ने अपने हिस्से को बेच लिया। पुलिस SP के कब्जे की ज़मीन आज भी सुरक्षित है। इस ज़मीन को बेचने का काम सारा जिलाधिकारी उर्फ दिन मोहम्मद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चूँकि DDO चकबंदी अधिकारी। विचित्र बात ये देखिए कि आप चकबंदी अधिकारी के होने के साथ साथ चकबंदी का कार्यकर्ता भी यही, धारा 52 का लागू करता भी यही, फाइल चोरी करने के कर्ताओं के विरुद्ध संरक्षण का अधिकारी भी यही। क्योंकि CRPC में नियम यह है कि यही अभियोजन की अनुमति देगा, यही मुकदमा करने की अनुमति देगा, यही FIR दर्ज कर। अब जब चोरी ही इसी ने कराई, इसी ने की, इसने कराई, इसी के सानिध्य में की गई। मैं आपको अलग अलग बंदोबस्त की घटनाएं बताता हूँ। 1861, 1800 लगभग 79-80, 1895, 1919 यानी 1325 फसली, 1949, 1951, 1359 फसली, 56 फसली। इन किसी भी फसली के अभिलेख जिला अधिकारी के अधीन कोई सुरक्षित नहीं है। SSP के अधीन 1861 CRPC IPC लागू होने के पश्चात आज तक जितने मुकदमे पंजीकृत हुए, ग्रामीण अपराध पंजीकरण पुस्तिका 1, 2, 3, 5, 8, 10 यानी 10 नंबरी तक, सारे जो कि तो पंजीकरण पुस्तिकाएं आज भी जिल्दबंद सुरक्षित हैं। अगर ये सार्वजनिक संपत्ति के अभिलेख संबंधित थानों की अभिरक्षा में होते तो ये जिला अधिकारी किसी सार्वजनिक संपत्ति को बेच नहीं पाता, क्योंकि इसका दलाल, एक भड़वा जिसे कहते हैं लेखपाल, वो ही सार्वजनिक संपत्तियों को बेच के इसके राजकोष से अलग व्यक्तिगत कोष में जमा करता है। इसी के साथ रहता था एक अमीन, जुर्माना करने का अधिकारी से, जो जुर्माना आज तक तब तालाबों पर, सार्वजनिक जमीन संपत्तियों पर हुआ, कोई आज तक जुर्माना न वसूला गया, न तालाब खाली कराए गए, न सार्वजनिक संपत्ति खत्ता खाली कराया गया, न रेलवे स्टेशन खाली कराया गया।
आज तक ये किसी ज़मीन को, चूँकि वो कागज़ भी इसी के पास है, यदि किसी की रकम, इसका मन करता है हर रोज़ एक नई संपत्ति को अधिग्रहण करना, चूँकि उसमें से मोटा कमीशन मिलता है। उस वक्त इसके पास पूरा समय, ये खुद जाता है उसका निरीक्षण करने, राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बनेगा, नई रेलवे लाइन कहाँ बनेगी, नया डीएम ऑफिस कहाँ बनेगा, उसके काम के लिए इसके पास समय है। बाकी अपनी ज़मीनों की सुरक्षा संरक्षण, उसके लिए इसके पास समय नहीं, उसे बेचने का समय है इसके एजेंट लेखपाल उर्फ दलाल उसके पास। आज तक किसी भी थाने में कोई अपराधी, अगर वो अपराध पुलिस ने भी किया, सामान्य अपराध तो होते रहे प्रशासनिक सेवा में हमारे खिलाफ भी हों, लेकिन हत्या जैसे गंभीर अपराध में भी एसएसपी कभी अपने हत्यारे के पक्ष में एक सीमा के बाद खड़ा हुआ नहीं मिला, उसे तत्काल जेल भेजा। आज तक किसी जिलाधिकारी ने अपनी कलम से किसी लेखपाल को जेल नहीं भेजा तालाब बेचने में, क्योंकि उस तालाब का पैसा वो सीधा कह देगा मैं तो पैसा तो तुम्हारे यहाँ देकर आया था, दलाल का तो ये काम हो। अब वो जानता है, इसलिए जिलाधिकारी गणना का ये पैसा तो मेरे ही कोष में आ रहा, इसलिए उसके खिलाफ आज तक एक लेखपाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति बेचने की कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। इसीलिए कोई संपत्ति खाली नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले ये अब साहब 80% पैसा तो मैंने आपको दिया, मैं तो 20% तहसील में तो 20% पैसा मात्र बटा। इस कारण इन सार्वजनिक संपत्तियों को, चाहे वो वक्फ से संबंधित हो, रेलवे की हो, जो भी सार्वजनिक संपत्ति, उसकी ग्रामीण अपराध पंजीकरण पुस्तिका के समान जो ब्रिटिश पीरियड में भी होता था, में समस्त सार्वजनिक उपक्रम उनका ब्यौरा एक थाने में सुरक्षित किया जाए। मैं विशेष रूप से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से एक अनुरोध पत्र भेजूंगा कि इन सारी संपत्तियों का और सब उपक्रमों का एक ब्यौरा संबंधित थाने में एक अलग से इसका सेल खोला जाए। जो पुरानी अंग्रेजी ज़माने की पद्धति थी उसे बहाल किया जाए। उन सब पंजीकरण पुस्तिकाओं में इनका ब्यौरा सुरक्षित करके वो वहाँ सुरक्षित स्वयं ही रहेगा। आज तक कोई फॉर्जरी, साइबर क्राइम पुलिस महाभ्रष्ट विभागों में गिनी जाए, लेकिन पुलिस 35वें 36वें नंबर पर। साइबर क्राइम का काम पुलिस के पास है, कोई आज तक साइबर क्राइम में भी साइबर क्राइम नहीं हुआ। यहाँ एनआईसी में भी साइबर क्राइम हो रहा। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी, क्योंकि वो एनआईसी सीधे जिलाधिकारी के अधीन, तो यहाँ फॉर्जरी करने के पास बचने का अधिकारी खुद जिलाधिकारी, इसलिए उसका तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एनआईसी सारा का सारा इसके अंडर कंट्रोल है। उसे एसएसपी के अंडर कंट्रोल कर दें, अगर कोई अपराध कर ले 24 घंटे में साइबर क्राइम करने वाला जेल में मिलेगा। यही कारण है आज तक पुलिस ऑफिस के किसी भी साइबर क्राइम में खुद साइबर क्राइम नहीं कर पाया साइबर क्राइम का कंट्रोलर, सब कुछ जानने के बाद भी आज तक हेरा फेरी नहीं कर पाया। बैंकों की फॉर्जरी, हर तरह की फॉर्जरी, जब है ना एडीएम एफ दिया एक इसके अधीन, फिर ये बैंकों का पैसा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा फॉर्जरी के नाम पर, वो सब इसी की देखरेख में हो रहा है। इसलिए हर सार्वजनिक संपत्ति, प्रत्येक जितने राष्ट्रीय विषय, उसमें इसे चिन्हित करके इसके खिलाफ कार्रवाई करो सरकार।